तो हेलो बच्चों, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। एटम्स का कंस्ट्रक्शन लोगों ने किस तरह से समझा और किस तरह से एटम्स को एक्सप्लेन किया जाता है। तो लोगों के मन में हमेशा क्यूरियोसिटी रही कि अगर हम किसी सब्जेक्ट को कट करते हुए चले जाएं, किसी चीज़ को काटते हुए चले जाएं, तो उसमें एक ऐसा छोटा हिस्सा आएगा जिसको फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते हम लोग। तो उस चीज़ को ही कहा गया एटम। लोगों के मन में पहले से ये विचार आया। एटम की थ्योरी बहुत सारे लोगों ने दी, जैसे कि थॉमसन ने दी, और इंडिया में महर्षि कणाद ने इसकी थ्योरी सबसे पहले दी थी आपको। तो एटम के बारे में माना जाता था कि अनडिविजिबल है। एटम को क्या कहा जाता था, कुछ समय तक इसे अनडिविजिबल माना गया और अभी भी इसे अनडिविजिबल ही माना जाता है। लेकिन अगर अनडिविजिबल होने का सेंस आज की डेट में ये है कि अगर हम फर्दर डिवीजन करेंगे तो ये एलिमेंट की आइडेंटिटी खो देगा। मतलब किसी सब्जेक्ट के अगर हम छोटे से छोटे पार्ट को काटते हुए चले जाएं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब अगर हम फर्दर डिवीजन करेंगे तो वो चीज़ अपनी आइडेंटिटी खो देगा। दैट मीन्स मान लीजिए आयरन का एटम है, आयरन का कोई स्ट्रिप आपने ली, कोई आयरन का स्पेसिमेन लिया और उसे छोटे छोटे हिस्सों में काटते चले गए, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि फर्दर हम उसे और कट नहीं कर सकते होंगे। जब हम फर्दर और कट नहीं कर पाएंगे तो उस चीज़ को हम कह देंगे क्या, एटम। लेकिन अगर हमने फर्दर कट किया तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में बढ़ जाएगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बढ़ जाएगा। तो फिर उस सिचुएशन में वो आयरन का इलेक्ट्रॉन या सोडियम का इलेक्ट्रॉन आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि वो सबसे छोटा हिस्सा जो किसी एलिमेंट की सबसे प्रीवियस आइडेंटिटी होती है, पहली आइडेंटिटी होती है, फर्स्ट आइडेंटिटी होती है, उसी को हम लोग बोल देंगे एटम। तो इसके बारे में सबसे पहली जो डिस्कवरी होती है वो थॉमसन के टाइम पर होती है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। उससे पहले तो एटम को सबसे छोटा पार्ट खुद ही फंडामेंटल माना जाता था, लेकिन जब एटम भी किन्हीं छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, ये बात सबसे पहले किसी ने प्रैक्टिकली एविडेंटली से कही तो वो थे थॉमसन। थॉमसन ने कहा कि एटम के अंदर से भी एक छोटा पार्टिकल रिलीज हो रहा है जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अगर थॉमसन ने की तो उन पर ये दायित्व तो आ चुका था, या उनका मान लीजिए अब उन्हें फर्दर इसको डिफाइन करना था। तो उन्होंने एटम के बारे में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताया उसी को एटॉमिक मॉडल कहा जाने लगा, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। एटम के अंदर पार्टिकल्स की पोजीशन और एटम का अरेंजमेंट ही कहलाता है मॉडल या एटॉमिक मॉडल। तो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल किसने दिया, थॉमसन ने। थॉमसन का कहना था कि एटम एक सॉलिड स्फीयर है। एटम क्या है, एक सॉलिड स्फीयर जिसमें पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और मास भी उसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब पूरे वॉल्यूम में मास और पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चूंकि इलेक्ट्रॉन इनकी डिस्कवरी में थी, प्रोटॉन इनकी डिस्कवरी में था नहीं, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इस पूरे जो वॉल्यूम आपने डिसाइड किया था स्फीयर का, इस सॉलिड स्फीयर के अंदर उसी तरह से फिक्स है जैसे कि फिक्स होते हैं बीज वाटरमेलन में। तो ये बिल्कुल उसी तरह से हुआ कि वाटरमेलन में बीज जो की तरह इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है उस सॉलिड स्फीयर में। तो इसे प्लम पडिंग मॉडल भी कुछ लोगों ने कहा, वाटरमेलन मॉडल भी कुछ लोगों ने कहा। उस समय तक जो कुछ इफेक्ट थे जो ये थ्योरम एक्सप्लेन कर लेता था, मॉडल एक्सप्लेन कर लेता था, जैसे थर्मी आयनिक इमिशन। मतलब अगर हम किसी एटम को हीट करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। तो इस तरह के इमिशन को ये चीज़ एक्सप्लेन कर लेती थी कि एटम एम्बेडेड है इलेक्ट्रॉन्स, अब अगर हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर बाहर चले आएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन भी एक्सप्लेन कर लेता था ये मॉडल कि अगर फोटॉन्स गए इलेक्ट्रॉन को टकराए तो इलेक्ट्रॉन को मे बी पॉसिबल बाहर निकाल लेंगे। और आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन का इमिस होना ही आयनाइज होना होता है, तो ये आयनाइजेशन भी एक्सप्लेन कर रहा था ये मॉडल, थॉमसन का मॉडल। लेकिन ये उस समय क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इन्हीं के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वास्तव में वो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड नहीं, उनके दो स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया था, गाइगर और मार्जन। उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है ये। और ये इनका मॉडल एक चीज़ और एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि स्पेक्ट्रल लाइंस एटम में कैसे होती है, मतलब एटम रेडिएट कैसे करता है, ये चीज़ इनका मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो ये थॉमसन मॉडल की कुछ कमी थी। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को बेस मानते हुए रदरफोर्ड ने अपना पहला मॉडल लोगों के सामने रखा। थॉमसन के ये स्टूडेंट थे, इन्होंने अपना पहला मॉडल प्रपोज किया बिकॉज गाइगर और मार्जन का जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस था वो कुछ और ही कह रहा था, वो हमारे थॉमसन मॉडल से बहुत ज़्यादा डेविएशन शो कर रहा था। तो इन्होंने अपना मॉडल लोगों के सामने रखा कि थॉमसन मॉडल को छोड़कर इनके मॉडल पर गौर करना चाहिए कि इन्होंने एटम के बारे में क्या समझा है। तो इनके अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द एटम हॉलो है। कुछ हद तक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर इनका पहला जो असम्पशन था वो सही था। दूसरा इन्होंने कहा
देखिए कुछ पार्टिकल कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं और ये है अल्फा पार्टिकल जो खुद में पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या होगा, देयर आर पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम, जिसकी वजह से ये जो हमारा एटम अल्फा पार्टिकल है वो क्या कर पा रहा है, वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर पा रहा है, छोटे छोटे एंगल्स पर डिफ्लेक्ट कर जा रहा है इनसाइड एटम, ठीक है। और वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज किसी पॉइंट पर ही मौजूद है, कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट, उसको उन्होंने कह दिया न्यूक्लियस, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने दिया। अब जरा देखिए अगला यहाँ पर पॉइंट आता है, जो न्यूक्लियस है इसमें सारा मास भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास तो इन्होंने कैलकुलेट ही कर लिया था। तो न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑल पॉजिटिव चार्ज। अब सारा का सारा मास अगर एक पॉइंट में मौजूद होगा तो वो हाईली डेंस होगा, तो ये हो गया हमारा हाईली डेंस, मीन्स न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल टकराकर वापस आ जा रहे थे। तो इस तरह से इन्होंने 3 एस्पेक्ट दिए। अब इनसे पूछा गया कि फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन अभी तक तो एम्बेडेड थे, स्टेबल थे, इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होंगे एटम के अंदर। तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर जो खाली स्पेस है वहीं पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। अब अवेलेबल स्पेस में जस्ट लाइक प्लैनेट्स, जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट कुछ न्यूटन के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता था, जैसे प्लैनेटरी मॉडल जो था वो उसी तरह से मिलता जुलता था, वही एस्पेक्ट लेकर इन्होंने मॉडल अपना तैयार कर लिया। अब जरा देखिए इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने लगे, जितना भी अवेलेबल स्पेस होगा, ठीक है, और इनके ऑर्बिट्स कैसे थे, याद रखिएगा, ये भी पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा, सर्कुलर ऑर्बिट्स। इनके ऑर्बिट्स कैसे थे, सर्कुलर ऑर्बिट्स, जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं वहीं पर वो एस्पेक्ट आ जाएगा। अब इनसे पूछा गया, अच्छा ये बताइए रेडिएशन का, चूंकि थॉमसन का मॉडल रेडिएशन स्पेक्ट्रल लाइन्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो इनके अकॉर्डिंग किस तरह से वो स्पेक्ट्रल लाइन्स या रेडिएशन आएंगे। तो इन्होंने कहा कि चूंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है और वो रेडिएशन रिलीज करता है, रेडिएशन रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होता है, घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो रेडिएशन लीक करने लगता है। इस तरह से हमें इनके रेडिएशन के कॉन्सेप्ट पर भी इनका कॉन्सेप्ट हमें मिल गया कि रेडिएशन कैसे इलेक्ट्रॉन सिक्रीट करेगा। अब जरा देखिए इन्होंने तो अपना मॉडल एक्सप्लेन कर दिया, प्रपोज कर दिया, इनके मॉडल में भी कुछ कमियां थी। एक्चुअली में 3rd पॉइंट इनका सबसे बड़ा गड़बड़ पॉइंट हो गया था। देखते हैं वो क्या कमियां थी, ये भी देख लेते हैं अब हम लोग। तो रदरफोर्ड की मॉडल की क्या कमियां थी, इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। रदरफोर्ड की सबसे बड़ी कमी थी जो उन्होंने रेडिएशन वाला इफेक्ट बताया, उसकी वजह से एटम स्टेबल नहीं बचा। मतलब इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम तो ऐसे नेचर में स्टेबल था, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम की स्टेबिलिटी पर सवाल उठने लगे। इनका कहना था स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और वो फाइनली कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियाई में जंप कर जाएगा, क्योंकि भाई रेडियस वो जो एनर्जी इमिट कर रहा है वो वास्तव में इसी की तो काइनेटिक एनर्जी है। तो एनर्जी इमिट करते करते उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, स्लो होता जाएगा और फाइनली वो न्यूक्लियाई में जंप कर जाएगा, न्यूक्लियस में। तो इस तरह से क्या होगा कि जो एटम है वही एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर तो ड्यू टू रेडिएशन। बोर ने क्या किया, बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को और अपग्रेड किया और उनकी जो कमियां थी उन्हें दूर किया। बोर ने 3 पॉस्टुलेट्स कंसिडर किए जिसके आधार पर उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को अपग्रेड किया। तो सबसे पहली जो दिक्कत थी रदरफोर्ड के मॉडल में वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को लेकर थी। एटम स्टेबलाइज नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करते करते फाइनली जंप कर जा रहा था उनके मॉडल के अकॉर्डिंग। लेकिन बोर ने उस समस्या का समाधान कैसे किया, ये चीज़ हम देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम लेता है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन जितना अवेलेबल स्पेस है वो कहीं भी घूम सकता है। तो उन्होंने उनकी ऑर्बिट्स को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सारी की सारी पॉसिबल ऑर्बिट्स में नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही घूमेगा, के चारों तरफ घूमेगा, सारे के सारे अवेलेबल ऑर्बिट्स में नहीं घूमेगा। और जिन ऑर्बिट्स में घूमेगा उनमें ये बिल्कुल भी रेडिएशन इमिट नहीं करेगा रोटेट करते वक्त। तो समस्या का समाधान हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसे ये ऑर्बिट आइडेंटिफाई कैसे किए जाएंगे, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया प्लांक का। तो दूसरा कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऐसी ऑर्बिट्स को आइडेंटिफाई भी करना तो हमारा काम है,
कि वो कौन कौन से ऑर्बिट हैं जो स्टेशनरी होंगे। इन्हीं ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा जाने लगा क्योंकि इनमें एनर्जी इमिट ही नहीं हो रही है। तो ऐसी ऑर्बिट्स के लिए इन्होंने कहा कि इन ऐसी ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम हमें पता है। इन्होंने कहा जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सच टाइप ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स होता है वो होता है NH/2π। जस्ट इमेजिन दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस। एंगुलर मोमेंटम को लिखा कैसे जाएगा, mv/rn = NH/2π। तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। तो अब एंगुलर मोमेंटम, पहले तो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, कुछ ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट ही नहीं करेगा। उन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के, NH/2π। तीसरा इनका कॉन्सेप्ट था कि फिर रेडिएशन कैसे इमिट होता है। फिर इनके सामने वही सवाल आ गया, तो रेडिएशन का इन्होंने अलग से इंतजाम किया। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रेडिएशन इमिट नहीं करता है, जब वो एक एनर्जी लेवल से या एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तभी और केवल तभी वो एनर्जी इमिट करता है। रेडिएशन का कॉन्सेप्ट जो बोर्स के मॉडल की डिमेरिट समझेंगे, तो पहली इनकी डिमेरिट थी, इन्होंने कहा कि लाइंस के फॉर्म में रेडिएशन आता है, लेकिन उन लाइंस के अंदर भी छोटी छोटी लाइंस थी जिन्हें फाइन स्पेक्ट्रम या हाइपर फाइन स्ट्रक्चर्स कहा जाता था। इनके मॉडल में इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया गया। फिर जीमन इफेक्ट आता है। जीमन इफेक्ट क्या था कि स्पेक्ट्रल लाइंस मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट कर जाए। इस इफेक्ट को भी हमारा रदरफोर्ड मॉडल या बोर का मॉडल कहीं डील नहीं करता था। सिमिलरली एक इफेक्ट आता है स्टार्क इफेक्ट, स्पेक्ट्रल लाइंस का इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट कर जाना भी इस मॉडल में कहीं नहीं शामिल था। इसके बाद आता है रिवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियाई। मॉडल रदरफोर्ड का या बोर का मॉडल हमेशा ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, लेकिन हम लोग ये बात समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं घूम सकता है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करते हैं। तो इस रिवोल्यूशन को इस मॉडल में कहीं भी शामिल नहीं किया गया है। हाइड्रोजन लाइक एटम के साथ ही ये मॉडल डील कर पाता है। मतलब ऐसे एटम्स जिनके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन है, उस मॉडल के लिए ही ये, उस एटम के लिए ही ये मॉडल सही बैठता है। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स या मॉडल के लिए सही नहीं बैठता है, एटम्स के लिए सही नहीं बैठता है। तो ये क्या थी, ये इस मॉडल की कुछ कमियां थी।